आज टीजीटी लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए। आज जॉन मिल्टन के बारे में हम देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक से जो क्वेश्चन आए हैं और उनका एक्सप्लेन भी होगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सैमसन एगोनिस्ट के बारे में गलत है? तो पहला सेंटेंस है कि यह जो है पहला कार्य है मिल्टन का, तो ये तो गलत है। सैमसन एगोनिस्ट जो है ये जॉन मिल्टन का पहला वर्क नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा सेंटेंस इसमें दिया गया है कि ये जो है सैमसन के जीवन का लास्ट पार्ट इंडिकेट करता है, तो ये सही है। इट डील्स विद द लास्ट पार्ट ऑफ सैमसन्स लाइफ, ये सही है सेंटेंस। तीसरा है द प्ले ओपन्स विद सैमसन ब्लाइंड, और जो प्ले है सैमसन एगोनिस्ट, तो ये खुलता है सैमसन अंधा होता है और जेल में फिलिस्तीन की जेल का कैदी होता है, तो ये भी सही है। चौथा है अंत में वह मर जाता है स्वयं और फिलिस्तीन को भी पुलिंग डाउन द पिलर्स ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच दे वर सिटिंग, पुल को खींच देता है खंभों को और फिलिस्तीन भी लोग मर जाते हैं। तो ये नीचे के तीनों सही हैं कि वो सैमसन की लाइफ का लास्ट पार्ट का वर्णन करता है सैमसन एगोनिस्ट। यह प्ले सैमसन के अंधेपन से शुरू होता है और फिलिस्तीन का जो कैदी है। और चौथा पॉइंट, अंत में वह स्वयं मर जाता है और फिलिस्तीनों को भी मार देता है, पिलर के स्ट्रक्चर को खींच देता है जिसके नीचे फिलिस्तीन बैठे होते हैं। तो पहला सेंटेंस जो है गलत है कि इनका पहला वर्क नहीं है। सैमसन एगोनिस्ट जो है ये ग्रीक शब्द सैमसन दी एथलीट एक था, सैमसन एथलीट था ग्रीक, एक रेसलर था। ये एक ट्रेजेडी है जॉन मिल्टन के द्वारा। जो पैराडाइज रिगेंड 1671 में इनका एपिक जो प्रकाशित हुआ, उसी वॉल्यूम में सैमसन एगोनिस्ट भी प्रकाशित हुआ उसी वॉल्यूम में। और ये जो फाइनल फेज है सैमसन की लाइफ का, उसके बारे में बताता है। एंड रिकाउंट्स द स्टोरी एज टोल्ड इन द बाइबलिकल बुक ऑफ जज, बाइबल की एक बुक है, बुक ऑफ जज में जैसी स्टोरी बताई गई है सैमसन एगोनिस्ट की, वैसी ही ये वर्णित करता है, वैसी ही वर्णित करता है। और सैमसन एगोनिस्ट एक क्लोजेस्ट ट्रेजेडी जानी जाती है, तो पहला इसमें आंसर सही है कि ये पहला वर्क नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि लाइसिडस जो है ये ग्रीक पोएट्स किससे लिया है, मतलब लाइसिडस जो है नाम विलियम जॉन मिल्टन का, तो ग्रीक पोएट जो है उससे किससे लिया है? थियोक्रिटिस से लिया है या सोफोक्लेस से लिया है या यूरिपाइड से लिया है या होमर से? देखिए जॉन मिल्टन का जो लाइसिडस है पेस्टोरल एलेजी, ये थियोक्रिटिस ने जेनर पहले बताया था लाइसिडस, तो थियोक्रिटिस से ही लिया था। यद्यपि इसे फेमस वर्जिल और स्पेंसर ने किया, लेकिन ये जो जेनर को शुरुआत की थी थियोक्रिटिस ने। लाइसिडस एक पोयम है जॉन मिल्टन जिसमें अपने अच्छे मित्र एडवर्ड किंग पर रोते हैं, और लाइसिडस जो नाम है ग्रीक पोएट थियोक्रिटिस से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, थियोक्रिटिस। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए जो आथर हैं उनमें किसने लिखा है डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स? डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। तो डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स ये जॉन मिल्टन ने लिखा है। ये जॉन मिल्टन का प्रोज ट्रैक्ट है और ये पहली बार 1643 में प्रकाशित हुआ, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। और इसका दूसरा सेकेंड एडिशन जो है 1644 में प्रकाशित हुआ। इसमें मिल्टन ने माउंट से कोजेंट रेडिकल एर्गुमेंट फॉर डिवोर्स उसने दिया है कि रेडिकल एर्गुमेंट बहस की है डिवोर्स देने के लिए।
और एक बहस उनकी इसलिए पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट के द्वारा ये बहस पूर्ण रूप से ओतप्रेत है। मिल्टन के लिए शादी जो है, मिल्टन के अनुसार डिपेंड्स ऑन दी compatibility of the partners. He argued that the most valid reason for divorce was that of incompatibility. इस प्रकार मिल्टन जो है बहस करते हैं योग्यता के लिए सेकेंड चांस एट मैरिज, मतलब जब एक शादी टूट जाए तो फिर दूसरी शादी के लिए सेकेंड चांस देना चाहिए, ये बता रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है विच पोएट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन, मतलब कौन सा कवि जो है प्रभावित हुआ कीट्स के द फॉल ऑफ हाइपेरियन से, 1819 का जो लिखा थे द फॉल ऑफ हाइपेरियन। तो जॉन मिल्टन कीट्स को प्रभावित करते हैं और जॉन मिल्टन से प्रभावित होकर ही कीट्स ने लिखा था क्या, द फॉल ऑफ हाइपेरियन। द फॉल ऑफ हाइपेरियन जो है एक ड्रीम है, कभी कभी इसका दूसरा भी टाइटल है ए विजन, मतलब द फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम का दूसरा टाइटल है ए विजन। और ये एक अनफिनिश्ड ब्लैंक वर्स है जॉन कीट्स का, जो अनफिनिश्ड ब्लैंक वर्स इपिक है इनका, reworking, expanding and personally narrating lines from his earlier fragmented epic poem Hyperion. The plot and structure, the language and detailed style are reminiscent of Milton's Paradise Lost. मतलब इसके प्लॉट, इसका स्ट्रक्चर, इसकी भाषा और स्टाइल, ये सब मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट से कीट्स जी ने लिया था। पांचवा क्वेश्चन है कौन सी पोयम मिल्टन के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो लाइसिडस ये तो लिखी गई है, एल एलेग्रो ये भी लिखी गई है, सेकेंड पेंसेरो जो ये भी लिखी गई है। चौथी पोयम जो है हाइड्रोटेफिया, तो ये जो हाइड्रोटेफिया है ये पोयम जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये जो है सर थॉमस ब्राउने के द्वारा लिखी गई है। हाइड्रोटेफिया जो है ये, इसका नाम हाइड्रोटेफिया भी है, अर्नब्यूरियल भी है, या डिस्कोर्स ऑफ दी सेपुलचरल अर्न्स भी है, दी सेपुलचरल अर्न्स भी है। और ये जो है सर थॉमस ब्राउने ने लिखी है, 1658 में प्रकाशित की। लाइसिडस, एल एलेग्रो, सेकेंड पेंसेरेजो, ये सब जॉन मिल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लोस्ट की किस बुक में मिल्टन जो है आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मोगल, किसके लिए कहते हैं आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल, तो बुक 11वीं में पैराडाइज लोस्ट में मिल्टन आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल ये 1670 में लिखते हैं, क्योंकि जी मैसिव लाहौर फोर्ट बिल्ड्स, उस समय जो है मैसिव लाहौर फोर्ट बिल्ड्स बनता है और लाहौर पहुंचता है पीक ऑफ इट्स आर्किटेक्चरल ग्लोरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल्स, मतलब उस समय जो है मुगल के समय लाहौर अगर आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा जाए, वास्तुकला के हिसाब से देखा जाए तो विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा था, तो इसीलिए मिल्टन ने इसमें नाम लिखा है आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल। 7वां क्वेश्चन है ए पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ ए वेल डिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग वाज रिटन विद द सेम टाइटल ऑफ, मतलब एक पोस्ट मॉडर्न पैरोडी है जिसका नाम है ए वेल डिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, तो इसके साथ में सेम टाइटल से कौन सी लिखी गई। देखिए एंड्रीन रिच जो है उन्होंने सेम टाइटल यूज किया है जॉन डन का कविता का, जो जॉन डन की कविता लिखी गई थी 16वीं शताब्दी में, और एड्रीन रिच ने यूज किया है इस पोएम को
डिपार्चर ऑफ टू लवर्स, जो ये कविता लिखी है ना जॉन डन ने, एड्रीन रिच ने, ए वेली डिक्सन फॉर वीडिंग मॉर्निंग, ये लिखी जो है ना, ये जो 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी जॉन डन के द्वारा पोयम, उसी को उन्होंने पोस्ट मॉडर्न पैरोडी की है इन्होंने सेम टाइटल से, एड्रीन रिच ने। इसमें इन्होंने दो प्रेमिकों के विदाई के बारे में लिखा है, और इसमें मेल स्पीकर कहता है अपनी प्रेमिका से कि मत रोइएगा मेरे अलगाव पर। वह कहता है अपनी प्रेमिका से कि उनका प्रेम जो है किसी फिजिकल प्रेजेंस यानी फिजिकल उपस्थिति की आवश्यकता का मोहताज नहीं है, ये वैलिडेटेड है। तो ये पोयम एड्रीन रिच ऐसा ही कुछ टाइटल यूज कर रहा था जैसा जॉन डन ने इस कविता में किया है, ए वेली डिक्सन फॉर वीडिंग मॉर्निंग। तो इसका आंसर होगा एड्रीन रिच। 8वां क्वेश्चन है, मिल्टन इन हिज पैराडाइज लोस्ट, मिल्टन अपनी पोयम पैराडाइज लोस्ट में बुक फर्स्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जस्टिफाई इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। मतलब जो ये लाइन उन्होंने लिखी है पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट में कि एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, तो इसमें जस्टिफाई का क्या मैटर है? तो जस्टिफाई का मैटर है, जस्टिफाई का मैटर जो है, तो जस्टिफाई का मैटर जो है वो जस्टिफाई गॉड वे टू मैन, ये मैन बिलीव्ड, आदमी विश्वास करता है कि वाज स्पाइटफुल एंड दीज वर पुट अपॉन ए पर्सन एंड दैट दे नीडेड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस इन एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, आई इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जस्टिफाई इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो आई जस्टिफाई का मतलब जो है, इसमें जस्टिफाई का मतलब है आई, मतलब मुझे माफ कर दो आदमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन वाज दी, 9वां क्वेश्चन है, मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। ये कमेंट कौन करता है कि मिल्टन बिना जाने ही शैतानों की पार्टी में थे? तो ये विलियम ब्लेक जो हैं, ये मिल्टन के बारे में क्लेम करते हैं कि पैराडाइज लोस्ट जो उनका इपिक है उसको पढ़ने के बाद में, कि मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। ये रिमार्क जो है इम्प्लाइज दैट मिल्टन अनकॉन्सली ग्लोरीफाइड शैतान स्पेशली इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लोस्ट। शैतान का उन्होंने बड़ा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है मिल्टन साहब ने। तो इसीलिए वो कह रहे हैं इस बात को। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो अगला क्वेश्चन है कि मिल्टन ये करेक्ट मैच नहीं हो रहे हैं। पहला है, ओ टू द वेस्ट वाइंड टेरजा राइमा में है, तो ये तो सही है, ओ टू द वेस्ट वाइंड टेरजा रिमा में है। अगला है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक कोट्रेन में है, तो नहीं ये गलत है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये सोनेट है मिल्टन का, और ये इटालियन सोनेट फॉर्म में है, जिसमें ऑक्टेव पहली 8 लाइनें जो प्रॉब्लम को बताती हैं, और लास्ट की सेस्टेट 6 लाइनें हैं जो उस प्रॉब्लम का आंसर देती हैं। क्वार्ट्रेंस जो है इनक्लोज राइमिंग में है, कभी कभी ये एबीबीए होते हैं, और सेस्टेट की राइम स्कीम होती है सीडी, और पोयम का जो मीटर है वो आइम्बिक पेंटामीटर है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये हीरोइक कोट्रेन नहीं है। तीसरी पोयम एडोनेस स्पेंसियर स्टेंजा, तो ये सही है, जो एडोनेस है ये स्पेंसेरियन स्टेंजा है, और ट्रॉयलेस एंड क्रिसिड ये राइम रॉयल है, तो ये सही है, ओ टू द वेस्ट वाइंड टेरजा रिमा, एडोनेस स्पेंसिरियन स्टेंजा, ट्रॉयलेस एंड क्राइसेड ये राइम रॉयल। 11वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोट्री। मतलब कौन सा मिल्टन की पोट्री के बारे में सही नहीं है। पहला है, इट कॉम्बाइंस टू कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स
ह्यूमैनिज्म एंड प्यूरिटेनिज्म। तो ये तो सही है, मिल्टन की जो पोट्री है वो कंबाइन है दो कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर से, एक ह्यूमैनिज्म और दूसरी प्यूरिटेनिज्म। दूसरा है इट सबलाइम बोथ इन थाउ एंड स्टाइल। ये जो है सबलाइम है थाउ और स्टाइल में, तो ये भी सही है। बट तीसरा जो है इट इज टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर, तो ये नहीं सही है। टोटल रूप से ये फुल ऑफ ह्यूमर नहीं है, मजाक नहीं है। कंप्लीटली रूप से ऑब्जेक्टिव एंड फुल ह्यूमर नहीं है। और ना ही इट इज रिटन इन राइम रॉयल, ना ही इन्होंने कविताएं जो हैं राइम रॉयल में लिखी है। तो तीसरा चौथा जो है ये सही नहीं है। इट इज रिटन इन राइम रॉयल ये गलत है। इट इज टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर ये गलत है। ये बात सही है कि कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स ह्यूमैनिज्म और प्यूरिटेनिज्म का कंबाइन है, ये भी सही है। सबलाइम बोथ इन थाउ एंड स्टाइल। बाकी ये नहीं सही है कि उन्होंने राइम रॉयल में सब लिखा या उन्होंने फुल ऑफ ह्यूमर ही उनका, ये नहीं है। 12वां क्वेश्चन है लैप मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स इन नोट्स विद मैनी ए वाइंडिंग बोट। तो ये लाइन कहाँ से आई है? लैप मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स, गोद में ले लो मुझे सॉफ्ट लाइडियन एयर्स, मैरिड टू इमॉर्टल वर्स, और नाश होने वाली वर्ष कविता से शादी करा दो। सच एज दी मीटिंग सोल माई पियर्स, और इस प्रकार की मीटिंग मेरी आत्मा की पियर्स हुई। इन नोट्स विद मैनी ए बाइंडिंग बोट, कई बार बाइंडिंग बोट में। तो ये जो लाइनें आई हैं ना, ये एल एलेग्रो से लिखी हैं, आई हैं। और ये लैप मी इन सॉफ्ट लाइडन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्स सच एज दी मीटिंग सोल में पियर्स इन नोट्स विद मैनी ए वाइंडिंग बोट, ये लाइनें एल एलेग्रो से आई हैं, जिसको उन्होंने 1631 में लिखा था और प्रकाशित कराया था एल एलेग्रो को 1645 में। एल एलेग्रो विभिन्न प्रकार की रुचियों के बारे में बताता है, विभिन्न प्रकार की खुशियों के बारे में बताता है, विभिन्न प्रकार के टेस्ट के बारे में बताता है, विभिन्न प्रकार के भाग्य के बारे में बताता है। चीयरफुल मैन के मतलब चीयरफुल प्रसन्न व्यक्ति जो होता है उसका इंटरेस्ट क्या होता है, उसकी प्लेजर्स क्या होती है, उसके टेस्ट क्या होते हैं, उसकी डिस्टिनी क्या होती है, ये एल एलेग्रो बताता है। 1631 में लिखा और 1645 में प्रकाशित। ए चीयरफुल मैन एंजॉयज द प्लेजर ऑफ स्वीट म्यूजिक टू कीप ऑफ वरीज एंड केयर्स, ही वांट्स टू एंजॉय such sweet music as would have made even Orpheus the greatest musician of Greece। ये जो प्रसन्न व्यक्ति होते हैं वो ऑर्फियस को सुनना चाहते हैं। ORPHEUS, ऑर्फियस ये था कौन? ऑर्फियस जो है ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन था। कहाँ का? ब्रूक का। कहाँ का? ब्रूक का ग्रेट म्यूजिशियन था। अगला क्वेश्चन है मिल्टन का जो आन शेक्सपियर है ये कब प्रकाशित हुआ? तो मिल्टन का जो आन शेक्सपियर है सोनेट है एक, ये 1631 में प्रकाशित हुआ। यद्यपि ये 1631 में लिखा गया और पहली बार ये एनोनी मौजली वन ऑफ द मैनी इन कॉमेंट्स इन द सेकेंड फोलियो, मतलब एनोनी मौजली रूप से ये 1632 में दिखाई दिया था शेक्सपियर के प्लेज में, जो दूसरा फोलियो नहीं प्रकाशित हुआ था। पहला तो 1623 में प्रकाशित हुआ था शेक्सपियर के प्लेज और दूसरा 1632 में फोलियो, सेकेंड फोलियो में। तब ये एनोनी मौजली रूप से था उसमें, तो इट वाज मिल्टन का पहला प्रकाशित वर्ष इंग्लिश में माना जाता है। तो 1630 इसमें सही है। अगला है दी लाइन, एक लाइन आई है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये लाइन जो आई है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से आई हैं। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये सोनेट 1652 में लिखा गया और ये पहला सोनेट है उनका जो रेफरेंस है किसके लिए? हिज पोएट्री टू हिज ब्लाइंडनेस, मतलब अपनी कविता के द्वारा उन्होंने अपने अंधेपन की बात, ये पहला ऐसा सोनेट है जिसमें उन्होंने अपने अंधेपन की बात कविता में की। दूसरे हाथ पर देखा जाए, दूसरी तरफ देखा जाए कि सम अदर एंजल आल्सो हु सर्व हिम जस्ट बाय स्टैंडिंग एंड वेटिंग बिफोर गॉड।
15वां है, अगर दूसरे तरफ पर देखा जाए, ये पहला ऐसा कविता का है जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे देवदूत ईश्वर की सेवा करते हैं, मुख से कुछ बोलते नहीं, इंतजार किया करते हैं। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लोस्ट, मतलब सैटर्न जो है कौन सा रूप पैराडाइज लोस्ट में नहीं रखता है। देखिए, उल्लू का रूप वो नहीं लिखता है। जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लोस्ट है, जो इपिक पोयम है ब्लैंक वर्स में, पहले तो वो 1667 में प्रकाशित हुई 10 बुकों के साथ में, फिर 1674 में 12 बुक्स में प्रकाशित हुई। इस पोयम में एक सैटर्न होता है जो ग्रेजुअली डिग्रेशन इन ड्रामेटाइज बाय द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट शेप्स, वो बहुत ही ड्रामा करता है विभिन्न प्रकार के रूप रखकर। पोयम की शुरुआत में उसको एक स्टेचर में बहुत ही इनमोरस, एक बहुत विशाल भयंकर स्टेचर में गिरा दिया जाता है। लुक्स लाइक ए कॉमेट और मीटेरियर, और उसे छोड़ना पड़ता है स्वर्ग और दोजम में गिरता है नरक में। तब वह अपने को छिपा लेता है हम्बल चेरब, और तब वो है कॉर्मेट बनता है, टोड बनता है, फाइनली एक स्नेक बनता है। मतलब पहले चेरब बनता है, फिर कॉर्मोरेंट बनता है, फिर एक टोड बनता है, लास्ट में स्नेक भी बनता है। इतने रूप रखता है, चेरब, कॉर्मोरेंट, टोड बनता है यानी मेढक, और स्नेक बनता है, लेकिन वो उल्लू नहीं बनता है। अगला है क्वेश्चन, पैराडाइज लोस्ट लिखी गई, तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई पैराडाइज लोस्ट। अनराइम आइम्बिक पेंटामीटर है, और ये लगभग 10,000 लाइन से ऊपर का सॉन्ग है। ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, 10,000 से ऊपर इसमें लाइन है। और मिल्टन जो है अंधे हो चुके हैं बाय द टाइम ही कंपोज्ड मच ऑफ दिस पोएम एंड सो डिक्टेटेड इट टू डिफरेंट स्क्राइब्स इंक्लूडिंग हिज डॉटर डोवेरा। और ये जो पोएम है उन्होंने विभिन्न रूप से इस पोएम में लिखने के लिए अपनी पुत्री डेबोरा का साथ लिया, DEBORAH। 17वां क्वेश्चन है, कौन गार्ड है, हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट। मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट में हेल के यानी स्वर्ग के नरक के गेट पर कौन गार्ड है, तो सिन यानी पाप। पाप जो है गार्ड करता है। सिन गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट। सिन जो है शैतान की पुत्री है, जो स्प्रैंग फुल फॉर्म फ्रॉम सैटन्स हेड व्हेन ही वाज स्टिल इन हेवन, जो पूर्ण रूप से शैतान के हृदय से बनी है। मतलब जो सिन का अवतार कहाँ से हुआ है, शैतान के सिर से, हृदय से नहीं, शैतान हेड। जब वो हेवन में था तभी उसके सिर से सिन, उसकी पुत्री का जन्म हुआ था शैतान की। सिन औरत के रूप में है, कमर दैट ऑफ ए सरपेंट ब्लू। अगर औरत के ऊपर है तो औरत का रूप है, अगर औरत की कमर के नीचे है तो वो सरपेंट सर्प बन जाती है। एंड हर मिडिल इज रिंग अबाउट विद हेल हाउंड्स। ऊपर का रूप उसका जो है, कमर के ऊपर का रूप औरत है, नीचे की वो सरपेंट है। उसका देखो ऐसा शरीर है, और बीच का उसका जो है गोला रिंग है विद हेल हाउंड्स की तरह। वो पीरियडिकली बारो इनटू हर वॉम्ब एंड ग्नेव हर इंट्रेल्स सी गार्ड द गेट्स ऑफ हेल। और वो हेल का गार्ड करती है। भयंकर उसकी वॉम्ब है, उसका उदर है, बहुत उदर लंबा है। लाइसिडस जॉन मिल्टन का एक एलेजी है। ये मोनोडी भी इसको कहा जाता है, पेस्टोरल एलेजी भी कहा जाता है। 1637 में लिखा गया, और इसमें एक्सीडेंटल डेथ ड्राउनिंग ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग हु वाज ए प्रॉमिसिंग यंग मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में लिखा है। 19वां क्वेश्चन, जॉन मिल्टन का एरियोपैजिटिका जो है किसकी फ्रीडम की बात करता है,
तो जॉन मिल्टन्स एरियोपैजिटिका फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। 1644 में ये लिखा गया। और एरियोपैजिटिका का फुल फॉर्म है एरियोपैजिटिका, ए स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट इंग्लैंड, पम्फलेट बाई जॉन मिल्टन। ये एक पम्फलेट है जो पार्लियामेंट के नाम में है, जिसमें उन्होंने लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के लिए बातचीत की है। 1644 में ये एरियोपैजिटिका प्रकाशित हुआ, जो प्रोटेक्ट करता है एन ऑर्डर इशूड बाय पार्लियामेंट द प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट अप्रूवल एंड लाइसेंसिंग ऑफ ऑल पब्लिश्ड बुक्स। 20वां और आज का अंतिम, कौन सा कार्य जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं हुआ? तो एल एलेग्रो नहीं हुआ। एल एलेग्रो तो है जॉन मिल्टन का, लाइसिडस भी है, एपिथेफियम डेमोनिस भी है, वीनस और एडोनिस नहीं है। वीनस और एडोनिस जो है ये जॉन मिल्टन का कार्य नहीं है। ये नैरेटिव पोएम विलियम शेक्सपियर की है जो 1593 में प्रकाशित हुई थी। और एल एलेग्रो जो 1632 में, लाइसिडस जो 1637 में, एपिटैफियम डेमोनिस 1639 में, ये जॉन मिल्टन के वर्क हैं और सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चनों पर चर्चा हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।